वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के कंप्लीट चैप्टर वाइज लेक्चर नोट्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये अंश एक ऐसा विषय है जिसे कोई भी गंभीर अभ्यर्थी नजरअंदाज नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, ये सत्र उन सभी छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए एक मास्टर क्लास की तरह काम करेगा जो आगामी बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार सीजीएल, टीआरई, रेलवे और एसआई जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण केवल एक सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये वो प्राथमिक स्रोत है जहां से आयोग सीधे तौर पर प्रश्न बनाता है। हम आज केवल डेटा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उस डेटा के पीछे के अर्थ को समझेंगे, ताकि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में भी अभ्यर्थियों को मदद मिल सके। और इसीलिए इस क्लास का टोन पूरी तरह से एकेडमिक, ऑथोरिटेटिव और परीक्षा उन्मुख रहेगा। हमारा उद्देश्य कम से कम समय में अधिकतम और सटीक जानकारी प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी मीडियम के छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा का माध्यम हिंदी रखेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी तकनीकी शब्दों को अंग्रेजी में भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं। अर्थव्यवस्था के सबसे बुनियादी पैमाने से शुरुआत करना सही रहेगा। जी। चैप्टर 1, समष्टि अर्थव्यवस्था और ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस वर्ष के सर्वेक्षण में सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला आंकड़ा ग्रोथ रेट का ही रहा है। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था के आकार और गति को समझने के लिए सबसे पहले हमें जीएसडीपी ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करना होगा। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट यह है कि वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर, जिसे हम कांस्टेंट प्राइसेस कहते हैं, और जिसका बेस ईयर 2011-12 है, बिहार की वृद्धि दर 8.6% दर्ज की गई है। छात्रों को यह आंकड़ा प्रमुखता से नोट करना चाहिए। यहाँ मैं छात्रों की स्पष्टता के लिए एक बात जोड़ना चाहूंगी। जब हम कांस्टेंट प्राइसेस कहते हैं तो इसका अर्थ है कि इसमें से महंगाई या इन्फ्लेशन के प्रभाव को हटा दिया गया है। सही कहा। यह अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है। लेकिन एक और आंकड़ा है वर्तमान मूल्यों या करंट प्राइसेस पर वृद्धि दर, जो 13.1% बताई गई है। इन दोनों के बीच का ये अंतर परीक्षा में अक्सर भ्रम पैदा कर सकता है। यह बहुत ही सटीक अवलोकन है। प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर आयोग ये फंसाने वाला प्रश्न पूछता है कि 8.6% की वृद्धि किस मूल्य पर है। उत्तर हमेशा स्थिर मूल्य होगा। इसके अलावा इस 8.6% की तुलना राष्ट्रीय स्तर से करना अनिवार्य है। भारत की कुल जीडीपी वृद्धि दर इसी अवधि में 6.5% रही है। इसका सीधा निष्कर्ष यह है कि बिहार की अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक तेजी से आगे बढ़ रही है। ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत है। अब अगर हम अर्थव्यवस्था के कुल आकार की बात करें तो 2025-26 के लिए अनुमानित जीएसडीपी कितनी आकी गई है? आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित जीएसडीपी 10,97,264 करोड़ रुपए हैं, यानी लगभग 11 लाख करोड़। हाँ, इसे याद रखने के लिए छात्र लगभग 10.97 लाख करोड़ का आंकड़ा अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। ये आंकड़ा मुख्य परीक्षा में अर्थव्यवस्था के आकार का संदर्भ देने के लिए बहुत उपयोगी है। अर्थव्यवस्था का आकार तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका लाभ आम जनता तक कितना पहुंच रहा है, ये जानने के लिए हमें प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा जीएसडीपी को देखना होगा। प्रति व्यक्ति आय के मामले में वर्तमान मूल्यों पर यह आंकड़ा 2024-25 में 76,490 रुपए हो गया है। यह राज्य के नागरिकों की औसत आय का सूचक है। लेकिन मतलब यहाँ से मुख्य परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बिंदु निकल कर आता है, क्षेत्रीय असमानता या रीजनल डिस्पैरिटी। जिलावार आंकड़ों का विश्लेषण। बिल्कुल, जब हम जिलावार आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी खाई दिखाई देती है। मैंने भी इस असमानता को सर्वेक्षण में देखा है। अगर हम शीर्ष जिलों की बात करें तो पटना 2,41,220 रुपए की प्रति व्यक्ति आय के साथ सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर। लेकिन सूची के निचले सिरे पर शिवहर जिला है, जहां ये आंकड़ा मात्र 22,047 रुपए है। ये अंतर वाकई चौंकाने वाला है। इस अंतर को गंभीरता से समझने की जरूरत है। पटना की प्रति व्यक्ति आय शिवहर से लगभग 6 गुना अधिक है। मुख्य परीक्षा में जब संतुलित क्षेत्रीय विकास पर प्रश्न आता है तो छात्रों को यह स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि कैसे औद्योगिकरण, सेवा क्षेत्र और शहरीकरण का लाभ पटना और उसके आसपास के कुछ जिलों तक सीमित है। जबकि शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी जैसे जिले अभी भी कृषि आधारित निर्वाह अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं।
बिल्कुल। ये क्षेत्रीय संरचना की बात को एकदम सही दिशा में ले जाता है। सेक्टोरल कॉम्पोजिशन में भी हमें बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सर्वेक्षण बताता है कि द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी या इंडस्ट्री सेक्टर 11.1% की दर से सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ये बिहार की अर्थव्यवस्था में हो रहे संरचनात्मक बदलाव या स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा प्रमाण है। इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र इतनी तेजी से गति पकड़ रहा है। इसका हिस्सा अर्थव्यवस्था में 21.1% से उछलकर 26.8% हो गया है। और इसके विपरीत प्राथमिक क्षेत्र का क्या हाल है? प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि और खनन आते हैं, उनका कुल हिस्सा अब घटकर 18.3% रह गया है। तो एक तरफ विकास दर तेज है और दूसरी तरफ उद्योग भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब योजनाओं और विकास कार्यों के लिए सरकार को भारी धन की आवश्यकता होती है। जी, सही कहा। यह हमें दूसरे अध्याय की ओर ले जाता है, राजकोषीय स्थिति और सरकारी वित्त, यानी फिस्कल पोजीशन एंड गवर्नमेंट फाइनेंस। इस अध्याय में सबसे ज्यादा चर्चा राजकोषीय घाटे की होती है। राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट किसी भी राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य का सबसे बड़ा सूचक है। सरल शब्दों में ये सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का वो अंतर है जिसे सरकार को बाजार से उधार लेकर पूरा करना पड़ता है। और इस वर्ष के लिए यह कितना है? वर्ष 2025-26 के लिए यह राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% निर्धारित किया गया है, जो कि 32,718 करोड़ रुपए बैठता है। छात्रों को ये 3% का आंकड़ा जरूर कंठस्थ कर लेना चाहिए। एफआरबीएम अधिनियम के तहत भी राज्यों को अपने घाटे को इसी सीमा के आसपास रखने का लक्ष्य दिया जाता है, इसलिए ये 3% वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। बिल्कुल। अगर हम कुल बजट आकार की बात करें तो कुल राजस्व प्राप्तियां या टोटल रेवेन्यू रिसीट 2,60,831 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस राजस्व प्राप्ति के साथ साथ खर्च के पैटर्न को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ एक तकनीकी शब्द आता है, कमिटेड एक्सपेंडिचर, जिसे हिंदी में प्रतिबद्ध व्यय कहते हैं। सरकार के पास जितना भी राजस्व आता है, उसका 42% हिस्सा सीधे तौर पर इस प्रतिबद्ध व्यय में चला जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस 42% धन को सरकार किसी नई योजना या सड़क निर्माण में नहीं लगा सकती। यह पैसा पहले से ही खर्च के लिए बाध्य है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से छात्रों को इस 42% का विभाजन भी याद रखना चाहिए। इसमें 20% राज्य कर्मचारियों के वेतन में जाता है, 13% पेंशन भुगतानों में और 9% उन ऋणों के ब्याज भुगतान में जाता है जो सरकार ने पहले लिए हुए हैं। यानी वेतन, पेंशन और ब्याज। जी। इसके अतिरिक्त राज्य पर कुल बकाया ऋण या आउटस्टैंडिंग डेट जीएसडीपी का 37% है। जब 42% राजस्व केवल वेतन, पेंशन और ब्याज में चला जाता है तो विकास कार्यों के लिए बहुत कम वित्तीय लचीलापन बचता है। लेकिन इसके बावजूद सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि सामाजिक क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा बजट में पिछले 18 वर्षों में 10 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। ये सरकार की दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। केवल शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के व्यय में भी इसी अवधि के दौरान 13 गुना की भारी वृद्धि हुई है। मानव पूंजी में ये निवेश आने वाले दशकों में आर्थिक विकास का आधार बनेगा। अब हम एक ऐसे क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जो राज्य की 18.3% जीएसडी बनाता है, लेकिन रोजगार के मामले में आज भी सबसे बड़ा क्षेत्र है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। जी, कृषि क्षेत्र। कृषि अध्याय में क्रॉपिंग पैटर्न या फसल पैटर्न के आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। कुल बोए गए क्षेत्र का 95% हिस्सा खाद्यान्नों यानी फूड ग्रेन्स के अधीन है। और इस 95.2% में भी 89.2% हिस्सा केवल अनाज यानी सीरियल्स का है। मुख्य परीक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता और चुनौती का विषय है, क्योंकि विविधीकरण नहीं हो रहा है। बिल्कुल। ये डेटा साफ दिखाता है कि बिहार की कृषि अभी भी पूरी तरह से निर्वाह आधारित है। व्यावसायिक फसलों या कैश क्रॉप्स की ओर विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन बहुत धीमी गति से हो रहा है। हालांकि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र से काफी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। दुग्ध उत्पादन में 4.2% और अंडा उत्पादन में 10.0% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा दैनिक औसत दुग्ध खरीद 2,252 किलोग्राम के पार चली गई है, जो ग्रामीण आय का एक बड़ा स्रोत बन रही है। डेयरी के साथ साथ औद्योगिक कृषि लिंकेज का एक बहुत बड़ा उदाहरण इस सर्वेक्षण में है रीगा चीनी मिल का 2024-25 में फिर से खुलना।
ये तथ्य प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये न केवल गन्ना किसानों को राहत देगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा करेगा। मत्स्य पालन या फिशरी सेक्टर में भी हमने बेहतरीन प्रदर्शन देखा है। कुल मछली उत्पादन 960,000 टन तक पहुंच गया है, जिसमें 9.9% की मजबूत वृद्धि हुई है। और इसमें मधुबनी जिला पूरे राज्य में शीर्ष पर है। अभ्यर्थियों को ये विशेष रूप से याद रखना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर बिहार अभी भी लीची और मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना हुआ है। मखाना को मिला जीआई टैग भी इसके निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। कृषि के बाद अब हम उस क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे जो हमने देखा कि सबसे तेजी से 11.1% की दर से बढ़ रहा है। उद्योग क्षेत्र। चैप्टर 4 उद्योग, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा। इस अध्याय में ऊर्जा क्षेत्र का जो बदलाव या टर्न अराउंड हुआ है वो तो केस स्टडी के लायक है। किसी भी राज्य के औद्योगिकरण की पहली शर्त ऊर्जा की उपलब्धता होती है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत किसी भी समाज के जीवन स्तर को मापती है। 2011-12 में बिहार में यह खपत मात्र 134 किलोवाट आवर थी। 134 किलोवाट आवर? जी, जो अब 2024-25 में बढ़कर 374 किलोवाट आवर हो गई है। यह एक बहुत बड़ी छलांग है। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वेक्षण में हुआ है, AT&C लॉसेस। छात्रों को यह समझना चाहिए कि इसका मतलब एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस होता है। सही कहा। सरल भाषा में बिजली के तारों में होने वाला तकनीकी नुकसान और बिजली की चोरी या बिना मीटर वाली बिजली, इन दोनों को मिलाकर यह नुकसान मापा जाता है। और यही वो क्षेत्र है जहां सबसे बड़ा सुधार हुआ है। यह नुकसान पहले 42.99% के खतरनाक स्तर पर था, जिसका मतलब है कि आधी बिजली बिना किसी राजस्व के बर्बाद हो रही थी। अब इसे घटाकर 15.54% कर दिया गया है। और इसका सीधा प्रभाव राजस्व पर पड़ा होगा। बिल्कुल, इसी का सीधा परिणाम है कि जो डिस्कॉम्स यानी बिजली वितरण कंपनियां हमेशा भारी घाटे में रहती थीं, उन्होंने इस बार 1959 करोड़ रुपए का भारी मुनाफा दर्ज किया है। ये एक बहुत बड़ी प्रबंधकीय सफलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी राज्य ने अपनी स्थिति मजबूत की है। ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का जाल बिछाया गया है। 2005 में जहां ग्रामीण पक्की सड़कें मात्र 835 किलोमीटर थीं, वे 2025 में बढ़कर 1,17,000 किलोमीटर हो गई हैं। सड़क घनत्व या रोड डेंसिटी के मामले में भी बिहार ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 3167 किलोमीटर सड़कों के साथ बिहार पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है। इसी बुनियादी ढांचे के विकास के साथ पर्यावरण पर्यटन या इको टूरिज्म पर भी जोर दिया जा रहा है। अररिया के रानीगंज में बिहार के तीसरे जैविक पार्क या बायोलॉजिकल पार्क के निर्माण का उल्लेख सर्वेक्षण में किया गया है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर होगा अररिया का रानीगंज। अब हम आर्थिक सर्वेक्षण के सबसे संवेदनशील और नीतिगत रूप से महत्वपूर्ण अध्याय पर आते हैं। चैप्टर 5 श्रम बल और रोजगार। ये पूरा अध्याय PLFS या पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा पर आधारित है। सबसे पहले LFPR को समझते हैं। LFPR का अर्थ है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये उन लोगों का प्रतिशत है जो या काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं। ग्रामीण पुरुष LFPR 76.8% है, जो एक स्वस्थ आंकड़ा है। लेकिन जब हम महिलाओं की भागीदारी देखते हैं तो एक बड़ी चुनौती सामने आती है, क्योंकि वो राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। जी, बिहार की महिला LFPR राष्ट्रीय औसत से 11.2% अंक नीचे है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक आंकड़ा बेरोजगारी दर का है। ग्रामीण बेरोजगारी तो फिर भी कम दिखती है, लेकिन सर्वेक्षण में एक ऐसा तथ्य है जो हर अभ्यर्थी की नोटबुक में होना चाहिए। शहरी महिला बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। मुख्य परीक्षा में जब महिला सशक्तिकरण या रोजगार सृजन पर निबंध आए तो छात्रों को इस 9.1% के आंकड़े का उपयोग जरूर करना चाहिए। ये दिखाता है कि शहरी क्षेत्रों में शिक्षित महिलाओं के लिए उपयुक्त और सुरक्षित रोजगार के अवसरों की भारी कमी है। एकदम सटीक। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जीविका कार्यक्रम एक मॉडल के रूप में काम कर रहा है। इसके आंकड़े इस बार भी बहुत प्रभावशाली हैं। लगभग 1.40 करोड़ परिवार और 11.03 लाख SHGs यानी स्वयं सहायता समूह इस कार्यक्रम से सीधे जुड़े हुए हैं। क्योंकि बिहार की लगभग 90% आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में है, जीविका केवल एक रोजगार योजना नहीं रह गई है,
बल्कि ये ग्रामीण वित्तीय समावेशन और सामाजिक गतिशीलता का सबसे बड़ा माध्यम बन चुकी है। शासन व्यवस्था को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए तकनीकी पहलों का एक पूरा अध्याय है, चैप्टर 6, ई गवर्नेंस और डिजिटल पहल। प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर इन नई तकनीकी प्रणालियों के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। छात्रों को इन फुल फॉर्म्स को स्पष्ट रूप से नोट करना चाहिए। पहला है BSDC 2.0, जिसका अर्थ है बिहार स्टेट डेटा सेंटर 2.0। ये राज्य सरकार के सभी डेटा को सुरक्षित रखने का मुख्य केंद्र है। दूसरा है BSWAN 3.0। जी, BSWAN 3.0 यानी बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 3.0। ये ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य मुख्यालय तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। तीसरा है BAFF यानी बिहार आधार ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क। यह PDS और अन्य योजनाओं में लाभार्थियों की सटीक पहचान के लिए है। और चौथा महत्वपूर्ण सिस्टम है ERSS इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, जो डायल 112 के तहत पुलिस और आपातकालीन सेवाओं के लिए काम करता है। इन आधारभूत प्रणालियों के अलावा डिजिटल गवर्नेंस में CCTNS और CFMS का योगदान भी बहुत बड़ा है। CCTNS अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली है जो पुलिस थानों को डिजिटाइज कर रही है। वहीं CFMS व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है जिसने राज्य के बजट और खर्च की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस और पारदर्शी बना दिया है। इन सभी ई गवर्नेंस पहलों का अंतिम उद्देश्य शासन को सीधे जनता के दरवाजे तक पहुंचाना है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आए और दक्षता बढ़े। अंत में हम चैप्टर 7 सामाजिक क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास शामिल है। हमने शुरुआत में देखा था कि शिक्षा के बजट में 10 गुना वृद्धि हुई है। क्या उस भारी निवेश का कोई जमीनी परिणाम सर्वेक्षण में दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। सबसे बड़ा परिणाम ड्रॉप आउट रेट में आई गिरावट है। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट रेट में पिछले 5 वर्षों में 62.25% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। 62.25%? जी, इसका मतलब है कि जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे, विशेषकर लड़कियां, वे अब स्कूलों में टिक रहे हैं। साइकिल योजना, पोशाक योजना और मिड डे मील जैसी पहलों का ये सीधा प्रभाव है। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर भी एक बड़ी उपलब्धि है। बिहार अब 100% विद्युतीकृत गांवों वाला राज्य बन गया है। और इसके साथ ही हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य के प्रयासों को नहीं भूलना चाहिए। जल जीवन हरियाली मिशन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसके अलावा राजकोषीय नियोजन में ग्रीन बजट पेश करना बिहार को देश के उन चुनिंदा राज्यों में खड़ा करता है जो पर्यावरण के प्रति गंभीर हैं। हमने पूरे सर्वेक्षण के सभी महत्वपूर्ण अध्यायों का गहन विश्लेषण किया है। इस लेक्चर के अंत में हम एक बार फिर इस डेटा की प्रासंगिकता पर जोर देना चाहेंगे। अभ्यर्थियों को ये समझना होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में सीधे तौर पर ये आंकड़े पूछे जाएंगे। 8.6% की स्थिर मूल्यों पर विकास दर, GSDP का 3% राजकोषीय घाटा, 42% प्रतिबद्ध व्यय, 9.1% की शहरी महिला बेरोजगारी दर और डिस्कॉम्स का 1959 करोड़ रुपए का मुनाफा। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें बार बार पढ़ने और याद रखने की आवश्यकता है। और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने जो क्षेत्रीय असमानता की बात की कि कैसे पटना की आय शिवहर से 6 गुना अधिक है और कैसे अर्थव्यवस्था का औद्योगिक क्षेत्र 11% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन 90% आबादी अभी भी गांवों में है। यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है जिसे छात्रों को अपने निबंध और उत्तर लेखन के लिए तैयार करना चाहिए। यह विरोधाभास कि एक तरफ तीव्र औद्योगिक वृद्धि है और दूसरी ओर व्यापक ग्रामीण निर्भरता और शहरी महिला बेरोजगारी, यही वो नीतिगत चुनौती है जिसका समाधान एक भावी प्रशासक के रूप में आपको खोजना है। यह वास्तव में एक ऐसा विचार है जिस पर सभी अभ्यर्थियों को गंभीरता से सोचना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि वे नोट्स और आंकड़ों का बार बार रिवीजन करें। केवल एक बार सुनने से यह डेटा याद नहीं रहेगा। इसे अपनी स्मरण शक्ति का हिस्सा बनाने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। बिल्कुल, परीक्षा की तैयारी एक सतत प्रक्रिया है। ये लेक्चर सीरीज अगले सेशन में भी जारी रहेगी, जहां हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण और परीक्षा उन्मुख विषयों का इसी प्रकार अकादमिक और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। बिहार मैटर्स की ओर से नमस्कार।